नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि लगातार मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलने की जो अफवाहें हैं वो लगातार चल रही है, या यूं कहा जाए कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि हरियाणा के सीएम को बदल दिया जाएगा। बहुत सारे नाम भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे सच्चाई कितनी है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिएगा, खट्टर साहब ने जो 8 साल में जो कारनामे किए हैं, जो उन्होंने यहां पर विकास की नई इबारत गढ़ी है, उसे देखकर नहीं लगता कि हाल फिलहाल उनको बदले जाने के लिए कोई माकूल सा माहौल है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिव्यांशु। दिव्यांशु, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। और आपको बताएंगे कि क्या वजह है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे वो बिंदु हैं जिन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और बताएंगे कि हरियाणा सरकार ठीक चल रही है और विकास की जो बहार, डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, वो दुरुस्त चल रही है। दिव्यांशु, क्या लगता है जो अफवाहों का बाजार गर्म है, कि जैसे आज पूर्व ओएसडी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के, उन्होंने भी कहा है, जवाहर यादव जी ने भी कहा है कि इस तरह की अफवाहें विरोधियों के द्वारा फैलाई जा रही है, इसमें कोई कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। जी, बिल्कुल। मनोहर लाल ने जो मैं सबसे पहले ये बात कर लूँ कि मनोहर लाल 2014 के पहले जो है वो उनका पॉलिटिक्स में कोई किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो पूर्व संघ प्रचारक रह चुके हैं। उसके बाद से वो सत्ता संभालने के लिए जब उनको अचानक से सीएम पद की कमान दे दी जाती है, उन्होंने कैसे कैसे सत्ता को जो है संभाला। लेकिन जो आप वर्तमान की बात कर रहे हैं कि उनके अफवाहों का जो बाजार गर्म है, अफवाहों के बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर मुलाकात भी की है। क्योंकि कई नाम ऐसे चल रहे हैं कि हो सकता है कि अब उनको जो है सत्ता की चाबी उनसे छीनकर किसी और को दे दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मनोहर लाल हैं वो काफी करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि उन्होंने कई बार जो है उनके साथ घर भी साझा किया हुआ है। और एक अच्छे दोस्त के तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका खुद जो है आदर और जी सम्मान जी। करते हैं मनोहर लाल, उन्होंने कई जो है वो अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कार्य किए हैं। आप सक्षम योजना को देख लें, आप ऐसी कई उन्होंने योजनाएं युवाओं के लिए चलाई, जिसमें सक्षम योजना में उनका 100 घंटे का जो है वो रोजगार देने का उन्होंने काम किया, ताकि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हों, उनको जो है वो काम मिल सके और उन्हें वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे की आमद हो सके। मनोहर लाल ने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे जो है वो किसानों को फायदा हुआ। पेंशन योजना आप उनकी देख लें, 1,500 रुपये जो थी उस 2014 के पहले, उसे बढ़ाकर उन्होंने फिलहाल जो है वो तकरीबन 3,000 रुपये तक कर दिया है। तो ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हो रही है। एक बतौर बतौर मुख्यमंत्री अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं 8 साल में उनके लिए ये बहुत कुछ जो है वो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है। और हरियाणा में विकास के काम हुए उनके रहते वक्त। पिछली सरकारों में हमने देखा था कि कुछ ऐसी खामियां थी जो 2014 के बाद इनके लिए कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इनके लिए जो नाकामियां हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उसे दूर करने का पूरा भरपूर प्रयास किया। और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो उन्होंने गेन किया है। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अफवाहें जो है वो कहीं ना कहीं विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बेदाग उनकी छवि रही है, साफ सुथरी छवि रही है, जो उनका एक प्लस पॉइंट भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी उनकी जो छवि है, मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि 2014 के पहले उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में जब कोई नेता मुख्यमंत्री पहले से ही राजनीति में नहीं है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि उसके ऊपर छवि जो है उसकी बेदाग ही रही है। क्योंकि संघ प्रचारक से वो आते हैं, पूर्व संघ प्रचारक हैं। कहीं ना कहीं जो 3 नाम उस दौरान आपने देखा था 2014 में, कैसे 90 में से 46 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती थी। उसके बाद एक कैप्टन थे, उनके कैप्टन अभिमन्यु, उनका नाम आगे चल रहा था। अनिल विज जो वर्तमान के गृह मंत्री आपके हरियाणा के, उनका नाम आगे चल रहा था। वहीं एक अभिमन्यु रामविलास शर्मा थे, उनका भी नाम आगे चल रहा था। क्योंकि रामविलास शर्मा और ये आपके अनिल विज जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं,
वो कहीं ना कहीं 25 से 30 साल का राजनीति में अनुभव रखते हैं। माना यह जा रहा था कि बीजेपी जो है और रामविलास शर्मा आपके वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जा रहे थे। लेकिन ऐसे में अचानक से जो है मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल साहब का नाम आया और उसके बाद लोग ये चिंता जताने लगे कि जिसको किसी प्रशासनिक कार्यों में उसका जो कोई अहम रोल नहीं रहा जिस आदमी का, और जिसे पॉलिटिक्स आती ही नहीं, जो राजनीति में कभी रहा ही नहीं है, वो कैसे मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकता है। लेकिन जो आपने बेदाग छवि रखने की बात कही है, 2016 में एक माहौल ऐसा आया था जब आपने देखा था राम रहीम का मामला और उसके बाद कहीं ना कहीं जाट आंदोलन को लेकर जिसमें 20 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई थी। यहां थोड़ी सी जो है सरकार वो डाउन हो गई थी, उस पर सवाल भी उठने लगे थे। लेकिन उन्होंने जो है वो वहीं से अपने आप को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी दौरान ये होने लगा था कि ये मुख्यमंत्री पद के जो है वो सही दावेदार नहीं है, ना ही ये चेहरे सही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया, सरकार को बैलेंस किया और वो करके दिखाया जो एक मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि रख के और एक जो विकास पुरुष के नाम पर कह लें तो वो उन्होंने करके दिखाया। जी बिल्कुल दिव्यांशु, और मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि हरियाणा का तो इतिहास रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों पर दाग लगते रहे हैं, हमेशा उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भी होती रही है। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन पर केस भी चल रहे हैं, लगातार सीबीआई ईडी की वो तलवार हमेशा लटकी रहती है। जबकि 8 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर पर एक दाग भी नहीं लगा है, कोई घोटाला नहीं सामने आया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनकी बेदाग छवि उनका एक रक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। जी 26 अक्टूबर को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने 8 साल पूरे होने के सरकार की, तो उन्होंने उस दौरान ये कहा था कि हमारी जब सरकार बनी तब हमने 3C यानी कास्ट, क्राइम और करप्शन को लेकर हमने जो है वो भरपूर प्रयास किया कि इसे कम कर ले। कहीं ना कहीं इस सरकार ने जो है इन चीजों पर जो है वो नियंत्रण पाया है। करप्शन पर उन्होंने सबसे अच्छा कदम उठाया जिसकी वाहवाही भी हुई उस दौरान। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस की जो है वो शुरुआत की, जो वर्तमान में केंद्र सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो ऑनलाइन चली जाएं। सक्षम और ऐसी कई ग्रामीण योजनाओं के लिए उन्होंने पोर्टल जो है वो लॉन्च किए। इससे क्या हुआ कि जहां आपकी जो चीजें ऑनलाइन हो गई वो जनता हित में जो है फैसले वो माने गए थे, क्योंकि सारी चीजों का ऑनलाइन होना इससे ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक पटल पर है जहां से सारे लोग जुड़ सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं चीजें और आम जनता तक सीधे सुविधाएं जो वो मुहैया कराई जाती है। आपके हरियाणा में तकरीबन 6,500 के करीब गांव हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जब वो बने तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं 5,500 गांव उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया। अभी 1,000 आपके ऐसे तकरीबन गांव हैं जिनमें बिजली अभी तक 24 घंटे जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में लगभग तकरीबन माना जाए वो 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि बेदाग जो साफ सुथरी छवि है उनकी, वो उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और मैंने जैसे पहले बताया कि घर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने शेयर किया हुआ, तो उससे ये माना जा सकता है कि उनकी जो सीएम पद की दावेदारी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बदला जा सकता है। तो ऐसी अटकलों पर फिलहाल विराम लगाया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें अफवाहें हो सकती हैं, या हो सकता है कि भाई अब इस वक्त जेजेपी का भी आपने देख लिया था कि हो सकता है कि उनके साथ उनका गठबंधन टूट जाए। लेकिन ऐसी कोई चीजें जो वो विरोधी फिलहाल फैलाते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो घटनाक्रम जो जैसा वो चाहते हैं वो चर्चाएं जो है वो बाजार में शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं दर्शकों को बता दूं कि जब 26 अक्टूबर को 8 साल पूरे हुए थे मनोहर लाल सरकार के, तो उस वक्त रोड मैप रखा था। देखिएगा लेखा जोखा उन्होंने दिया पिछले 8 साल में उपलब्धि सरकार की क्या रही, मनोहर सरकार की क्या रही, वो लेखा जोखा उन्होंने दिया। उसके साथ ही उन्होंने रोड मैप भी दिया, उन्होंने बताया कि कैसे वो खाका तैयार करेंगे अगले 2 साल का, कैसे वो प्रदेश का विकास करेंगे। और सबका साथ सबका विकास एक नारा, दिव्यांशु आपको याद होगा कि नारा दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास जो है वो हो जाए। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही मानना है कि सबका साथ सबका विकास हो। यही और कहीं ना कहीं ये हम आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल वो प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं। वो उनकी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करते हैं, चाहे वो आपकी उज्ज्वला योजना हो जाए या फिर हर घर शौचालय की योजना हो जाए। और मैं खुद देखता हूँ, जो आपने उससे बता दूं, पर्सनली मैं इन चीजों को देखता हूँ। कूड़े की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आती रहती हैं, ग्रामीणों में पहुंचती रहती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गाड़ियां खुद आती हैं। पहले देखिए गांव देहात में होता क्या था दिव्यांशु, कि जो कूड़े पर
गलियों में, मोहल्लों में, गांव में झगड़े होते थे कि कचरा जो है वो निस्तारण नहीं होता था, तो वो आसपास ही मंडराता रहता था, खाली प्लाटों में वो मंडराता रहता था। तो सबसे बड़ी समस्या थी। अब गाड़ियां आती हैं, सुबह गाड़ी आती है, आपके घर से वो कचरा लेकर जाती है। ये उपलब्धि सरकार की कही जाएगी, क्योंकि पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा, मनोहर लाल सरकार में इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बुढ़ापा पेंशन है, बहुत सारी पेंशनें हैं जो सीधा खाते में देने की एक परंपरा भी मनोहर सरकार ने शुरू की, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए वो शुरू किया गया था। और 3 लाख के आसपास तो अभी पेंशन है जो अवैध रूप से लोग ले रहे थे, उन्होंने उम्र बढ़वा के ली हो, या फिर वो जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी पेंशन ले रहे थे। तो 3 से 5 लाख के बीच का वो आंकड़ा है जो पेंशन कटी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता के पैसे को अवैध लोग डकार रहे थे। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि जो 3 से 5 लाख के तकरीबन लोग अवैध रूप से पैसे जो है पेंशन के नाम पे ले रहे थे। इससे क्या होता है कि जब आपकी उतनी जो व्यर्थ आप खर्चे कर रहे थे, जो उन लोगों तक पहुंच रहा था जो कि उस लायक नहीं थे, या फिर कई लोग मृत्यु के बाद भी उनकी पेंशन जो है वो दी जा रही थी अगर, इससे क्या होता है कि वो जो पैसे होते हैं, खर्चे होते हैं, जो व्यय करती है सरकार, वो अगर बच जाते हैं तो वो जनता हित में वो खर्चे करती है फिर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका कोई आधार ही नहीं था, वो निराधार थे, जो पैसे व्यर्थ में जा रहे थे, वो अगर एक तरीके से कहें तो वो अगर रुक जाती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में सरकार जो है वो विकास का कार्य करती है। ये सराहना करनी होगी इस पर सीएम मनोहर लाल की सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। और सीएम साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा वो भी मैं आपको कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने 3 सी पर चोट की है, करप्शन, कास्ट और क्राइम। 3 चीजों पर उन्होंने फोकस रखा और कहा कि इस 3 चीजों को खत्म करने की हमने भरपूर कोशिश की और उसको खत्म किया है। तो क्या कहेंगे दिव्यांशु, उपलब्धि में गिना जा सकता है इसे? बिल्कुल, सरकार मैंने पहले इस उपलब्धि को जो है वो गिनाया था, क्योंकि उन्होंने करप्शन पर बहुत अच्छा जो है वो प्रहार किया था। जी। 2014 से पहले की आप देख लें तो हरियाणा कहीं ना कहीं एक ऐसे राज्य में आता था जिसे बीमारू की संज्ञा दी जाती थी। भाई यहाँ पर करप्शन जो है वो ज्यादा है, बस जो है वो सरकार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब अपनी 8 साल की 8 उपलब्धियां गिनवाई तो उनमें क्या चीज मुख्य थी? उन्होंने कहा कि हमने 3 सी को घटाया है और 5 एस को हम लेकर आए हैं, उस पर काम किया है। वो 5 एस क्या थे? वो शिक्षा थी, वो स्वास्थ्य था, वो स्वावलंबन था और वो सुरक्षा था, और क्या था? वो स्वाभिमान था। देखिए, हर हरियाणवी का स्वाभिमान बढ़ा है कहीं ना कहीं। अब हम आत्मनिर्भर हरियाणा बनता जा रहा है, चाहे वो खेलों में बात करें, चाहे वो शिक्षा में बात करें, या फिर आप उद्योग में बात करें। कहीं ना कहीं जीडीपी में, भारत की जीडीपी में हरियाणा का एक बहुत बड़ा शेयर अब बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फर्क पड़ा है डबल इंजन की सरकार। और कहा जाता है कि मोदी साहब और मनोहर साहब जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास की पटरी पर हरियाणा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चोट की गई है, जो आडंबर थे, जो परेशानियां थी, जो एक दिक्कतें हरियाणा के लिए हमेशा से बनी रही हैं। इतिहास उठाकर आप देख लीजिएगा, जो चीजें हमेशा विकास में बाधा थी उन पर चोट की गई है। क्या कहेंगे, जब मनोहर सरकार आई उसके बाद से क्या 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 बदलाव आए हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर जो देखने को मिला है, सबसे पहले तो कमियां ये थी कि युवाओं को रोजगार की सुविधा मुहैया कराना। आपके क्षेत्र में हरियाणा में जो है वो शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उसके बाद क्राइम का जो रेट, जैसा हमने पहले चर्चा किया कि क्राइम का रेट तेजी से बढ़ रहा था, उसे कंट्रोल करना। और आप सोच सकते हैं, जैसा मैंने पहले इस चीज पर चर्चा किया था कि भाई ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ये राजनेता के तौर पर उभरे हुए थे, ना इन्होंने कभी इस प्रकार की इनकी छवि रही है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2014 में कमान दी जाती है, कई लोगों के नाम चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि जो आपके शर्मा जी थे, रामविलास शर्मा, वो कहीं ना कहीं वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें कुछ बनाया जा सकता है या फिर अनिल विज को कमान दी जा सकती है, लेकिन उन्हें गृह मंत्री के तौर पर रखा गया और ऐसे चेहरे को सामने लाया गया जो चेहरा कभी राजनीति में रहा ही नहीं है। साफ तौर पर जो उस समय बीजेपी थी, उस समय मोदी लहर भी थी, लेकिन साफ तौर पर उस समय ये कमान थी कि भाई अगर हमारा डबल इंजन का सरकार रहती है, हमारी डबल इंजन की सरकार रहेगी, हरियाणा में अगर मनोहर लाल जी रहते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोहर लाल को चुनना उस समय, क्योंकि वहीं से नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक नंबर 1 चेहरे के रूप में वो उभरे थे जी। उनका साफ सोचना था कि जो मेरे साथ अगर किसी प्रदेश में सीएम बन रहा है तो वो ऐसा व्यक्ति रहे
जिस पर कोई पहले दाग न रहा हो, बेदाग रहा हो जी। और काम करने में उसकी जो है गति तेज रहे। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। फायदा हरियाणा को मिला। इसका फायदा हरियाणा को मिला। कई जी। क्षेत्रों में उसने विकास का काम किया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे अच्छा काम ये होता है कि भाई आपके क्षेत्र में साफ सुथरा गाड़ियां जो है वो पहुंच रही हैं, गांव गांव पहुंच रही हैं, कि भाई कचरे जो है वो फिलहाल वो आप जो है वो गाड़ियों में जमा करो ताकि वो वहां से नगर निगम की गाड़ियां लेकर जाएं। जी। तो ये कामयाबी को मैं सबसे पहले बेहतरी इसी को मानता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन चीजों पर अगर आपने ध्यान दिया तो सरकार आपकी नंबर 1 चलने वाली है। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं दर्शकों को कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पारदर्शी उन्होंने काम किया है, चाहे नौकरियों की बात की जाए, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं उसकी बात की जाए, उसके अलावा भी एक बड़ा विषय है जिस पर मनोहर सरकार को या मनोहर लाल जी को 10 में से 10 नंबर मिले हैं, और वो है विवादों से दूर रहना। देखिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कभी भी कोई विवाद नहीं जुड़ पाया है। वो बेदाग छवि के रहे हैं, बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर उन्होंने एक क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर, देखिए कि पहले की परिपाटी क्या रही थी दिव्यांशु के, यहाँ क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाता था। चाहे बात की जाए बंसीलाल की तो भिवानी को उन्होंने कहा, अगर भजन लाल की बात की जाए तो आदमपुर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। और अगर मैं दिव्यांशु बात करूं आपसे कि जब हमारे कांग्रेस के सीएम आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल में उन्होंने रोहतक में ऐसा अलग से चमका दिया, एक ऐसे क्षेत्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। इसको प्रदेश की जनता इसे जानती है, उसने ये सब भुगता है। तो क्षेत्रवाद का ऐसा जहर घोल दिया गया था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा ने क्या किया? क्षेत्रवाद से इतर काम किया। आप करनाल में जाइएगा, आपको लगेगा नहीं कि आप अलग शहर में आए हैं। पहले क्या होता था, सीएम सिटी में जब आप जाते थे तो आपको लगता था कि हाँ भाई यहाँ अलग है, यहाँ चकाचक गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट है, सफाई व्यवस्था है, हर चीज है। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने सिर्फ करनाल ही नहीं, उन्होंने कहा था कि पूरा हरियाणा मेरा है। उन्होंने पूरे हरियाणा का समुचित विकास कराया। अगर कहीं काम छूटे हैं तो पूरे हरियाणा में छूटे हैं, अगर काम हुए तो पूरे हरियाणा में हुए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बेदाग छवि भी उनकी ऐसी है कि उनके समकक्ष किसी भी बड़े चेहरे को, किसी भी भाजपा के नेता को हम खड़ा देख ही नहीं पाते। और दिव्यांशु, आपने जैसा कहा, मैं उस पर भी आ रहा हूं कि पहले बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनके बावजूद मनोहर लाल जी को क्यों लेके आया गया? क्योंकि उन्हें पता था कि वो किस बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको आगे प्रमोट किया गया। बिल्कुल, जैसा नाम ही है उनका मनोहर और लाल, वो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने जो है वो साबित करके दिखाया कि हरियाणा को स्वच्छ, सुंदर और जो है वो विकास के नाम पर आगे बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं वो काम किया है मनोहर लाल जी ने। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हरियाणा में जो पिछले 8 साल रहे वो बेमिसाल रहे इनके, ये मान सकते हैं। लेकिन 2016 का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो उस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो इन पर सवालिया निशान, जो वो विपक्ष का आरोप, अगर काम भी होता है तब भी वो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का काम करती है। अगर खराब प्रदर्शन रहा तो वो तो खराब माना ही जाएगा। 2016 में जब आपने देखा था जो जाट आंदोलन हुआ था, उस दौरान 20 पुलिस कर्मियों की जान गई थी। उस दौरान ये मांग उठने लगी थी कि भाई अब जो है, अब कहीं ना कहीं मनोहर लाल को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर से इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग उठी थी। लेकिन उन्होंने अपनी छवि को उसी दौरान से जो है वो इस तरीके से चेंज किया कि कहीं ना कहीं अब विरोधी भी उनके सामने उस कदर राग नहीं अलाप पाते हैं जैसा दूसरे प्रदेशों में देखने को मिलता है। पहले के सीएम की आपने जो बात की वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से थी जैसे यूपी के कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं, सैफई उनका गढ़ रहा है, सैफई में उन्होंने इस तरीके का जो वो विकास किया कि भाई सैफई है। सैफई के बाद अगर वो आपके वो हाथी कल्चर को कौन भूल सकता है? हाथी कल्चर को कौन भूल सकता है यूपी में। तो वही कुछ तरीके की हुड्डा जी भी थे यहाँ पे जो उन्होंने अपने एक क्षेत्र का विकास किया कि भाई सीएम सिटी है ये, तो सीएम सिटी दिखे और बाकी के जो प्रदेश हैं उनसे उनका कोई मतलब ही नहीं, बाकी के जो जिले हैं। लेकिन सौतेला व्यवहार, हाँ, सौतेला व्यवहार। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से आए तो उनका साफ ये मानना है कि भाई प्रदेश है, प्रदेश हमारा है, सीएम है तो सीएम एक राज्य का है, राज्य की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और हर जिला उन्हीं का है। ऐसा नहीं कि सीएम सिटी केवल एक होगा,
हर जिला सीएम सिटी होगा। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उन्होंने हरियाणवी। क्षेत्रवाद से लोगों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो कल्चर, दिव्यांशु, वो कल्चर बन चुका था हरियाणा में। कहीं ना कहीं अगर मेरे गृह नगर का सीएम होता तो मैं भी उम्मीद करता था कि कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो, पैसा और जगहों से और शहरों से ज्यादा लगे। लेकिन इस सोच को बदल दिया है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, तो ये उनकी उपलब्धियों में गिना जाएगा। और अगर उपलब्धियों की बात करें, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, एक ऐसा वो पहचान पत्र लेके आया जिसमें सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और हर आयु वर्ग के हिसाब से विभागों के जरिए सबको लाभ दिया जाता है। चाहे वो पेंशन की बात की जाए, राशन की बात की जाए, चाहे वो आपको किसी भी तरह का आधार कार्ड आप बनना है, उसमें कोई करेक्शन होना है, तो सभी से पहचान पत्र पीपीपी से जोड़ दिया गया लगातार। तो सरकार में जब वो बैठे थे तो उस वक्त उनको तजुर्बा नहीं था, लेकिन जैसे 8 साल गुजरे हैं तो उन्हें प्रशासनिक कामों का तजुर्बा हो चुका है। उन्हें पता है कि अब जनता को सरलता, सुगमता से सुविधाएं कैसे पहुंचानी है, उस पर लगातार उनकी टीम है, उनका सीएमओ है, वो लगातार काम करता जा रहा है। जैसे ट्रिपल पी योजना की आपने बात की, सेम उसी आधारित पर ट्रिपल पी, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि इस तरीके से हम विकास के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो है वो बांट के उनसे काम को जो है वो तेजी से करवाया जा सकता है। कुछ इसी तरह सोच जो है वो मनोहर लाल जी का भी है। उन्होंने भी इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना शुरू किया था, जिसका नतीजा अब क्या है कि भाई हरियाणा में विकास जो है फिलहाल वो अपने आप में एक कृति के तौर पर देखा जा सकता है, उनकी रचना के तौर पर देखा जा सकता है कि जो हरियाणा को वो फिलहाल जिस हिसाब से ढालना चाहते थे वो दिखाई दे रहा है। स्वच्छ हो, सुंदर हो, और दूसरी चीज आपका 24 घंटे बिजली मुहैया कराना हो। रोडों की बात की जाए तो वो भी, सड़कें भी ठीक ठाक, जो वो हरियाणा में पहले से हरियाणा के और आज के हरियाणा में बहुत अंतर हो गया है। लेकिन एक और चीज की अगर यहां मैं जिक्र करना चाहूं तो वो ये है कि कई बार उनको इस तौर पर देखा जाता है कि किसानों की जो पराली की समस्या थी, कि पराली की समस्या पंजाब थोप रहा था हरियाणा पर, और हरियाणा से भी कहीं ना कहीं पंजाब पर ये चीजें जा रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया कि हरियाणा सीएम जो कि बीजेपी शासित राज्य के हैं, तो वहां पे उनको चीजें, उनकी कमियां नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने कुछ डेटा भी दिखाए थे, लेकिन अगर वहीं पर रिटेलिएट करने की कोशिश करें तो वहां पर सीएम मनोहर ने यह कहा था कि भाई ये लड़ने की चीजें नहीं है, अगर कुछ गलतियां हैं तो अगर हमारे यहां भी हो रही है तो उस कमी को हम दूर करेंगे, क्योंकि प्रदूषण समस्या जो है वो हमारे देश में बन रही है। ये केवल ये नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को इससे जो है वो हानि होगी। ये उन्होंने कहा था कि ये प्रदेशों का मामला नहीं, ये देश का मामला है और हमें मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करना होगा। दिव्यांशु, मैं आपका और दर्शकों का, मेरे दर्शकों का भी ध्यान खींचना चाहूंगा। कम आय के लोगों के लिए दिव्यांशु क्या किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने? उन्होंने मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना आरंभ की, जिससे उनको फायदा मिले। देखिए, एक मुख्यमंत्री जब अपने बिल्कुल अंत में खड़े व्यक्ति की बारे योजना बनाता है, वो सोचता है कि उसे भी फायदा मिले। यहां मुफ्त की रेवड़ी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अंत्योदय योजना की बात हो रही है, जिसमें फायदा पहुंचाने के लिए, यानी कम आय के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, निठल्ले नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कश है, मजदूर है, वो रेहड़ी वाले हैं, वो फड़ी वाले हैं, वो सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना लागू की, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। तो मुख्यमंत्री जब इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं तो कैसे आप कह सकते हैं कि बदलने के विचार किया जा रहा है या बदल दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो पीएम से मिलके आए हैं? देखिए, ये विवाद शुरू कहां से हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में मिलते हैं, तो उसके बाद से ये बातें कहीं ना कहीं से छनके आ रही हैं, क्या आ रही है, और इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है। देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है, मीडिया में ये बातें चल रही है लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, और उस पर ये सारा बवाल है। और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लगातार आए दिन कभी गृह मंत्री अनिल विज का नाम लिया जाता है, कभी भूपेंद्र यादव का नाम लिया जाता है। और आपको मैं बता दूं दिव्यांशु, आज तो गृह मंत्री अनिल विज ने खंडन करना पड़ा, इस बात का खंडन किया कि ना तो, क्योंकि एक झूठा ट्वीट किया जा रहा था कि अनिल विज गृह मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें सुरक्षा घेरे में ले दिया गया है, अब हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद खंडन करना पड़ा खुद गृह मंत्री अनिल विज को। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो अपने अंबाला के घर में आराम से लेटे पड़े आराम कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की अफवाह लगातार खट्टर साहब को लेकर लगातार चल रही है,
जबकि कोई कोई उनका सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं। देखिए जिनकी बात आपने अभी की, गृह मंत्री अनिल विज जो है वो खुद ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके मुरीद रहते हैं, वो खुद ही उनकी तारीफें करते रहते हैं। ऐसे में ये तो कहना उचित कतई नहीं होगा कि अनिल विज जी को जो वो हरियाणा सीएम की कमान दी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल विज जी को भी पता है कि जो काम सीएम मनोहर लाल ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किया वो काम काबिले तारीफ है। हरियाणा जैसे प्रदेश में आपने इस तरीके की चीजें की, वहां के कहीं ना कहीं आमद बढ़ी आपके हरियाणा प्रदेश की। और जिस अंत्योदय योजना की आप बात कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बीजेपी ने ये चीजें शुरू की थी कि भाई जो अंत्योदय जिसका जो अभी एकदम पिछड़े वर्ग का हो, जिस तक जो अंतिम व्यक्ति हो समाज का, उस तक हमारी योजनाएं पहुंचे। तो ये केंद्र सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है कि अंत्योदय योजना के जरिए जो है अपने पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हो या फिर जो भी चीजें हैं वो अंत्योदय योजना के जरिए ही दी जाती हैं। और हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री, जैसा मैंने पहले बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को, उनके एक छवि को बहुत पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों के जरिए वो खुद सीख लेते हैं और उनसे उनकी बार बार ये तारीफ करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो जो है कहीं ना कहीं देश और प्रदेश को, हरियाणा को भी बहुत ज्यादा समझते हैं और सोचते हैं, जिसका नतीजा ये है कि डबल इंजन की सरकार और सीएम मनोहर लाल की सोच ने आज हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये चीजें 2014 का जब आप आंकड़े का विश्लेषण करेंगे और 22 के आंकड़े देखेंगे तब आपको शायद जो है वो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और बात मैं बताना चाहूंगा, दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है और ना ही उनका कोई व्यापार है। यहां तो कल्चर रहा है कि मुख्यमंत्रियों के बड़े बड़े व्यापार हुए, बड़े बड़े कारोबार हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से या पर्दे के पीछे से, दिव्यांशु, पर्दे के पीछे से हमेशा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। इस तरह का कोई भी आरोप या कोई भी इस तरह का कारोबार खट्टर साहब का कोई भी बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं, देखिए आप चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लें, योगी आदित्यनाथ को देख लें, या फिर आप दूसरे प्रदेश में देख लें, या फिर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लें देश के, तो बीजेपी ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है कि जहां पर कहीं ना कहीं उनका किसी और चीज से लेना देना ना हो, ऐसा ना हो जाए कि भाई वो मोह माया में पड़ जाए। और इस टाइप की जो है वो कहीं ना कहीं इस ऐसी व्यक्तित्व रखने वाले आपके सीएम मनोहर लाल है ही नहीं। उनका साफ मानना है कि अगर विकास करना है मुझे, तो मुझे प्रदेश की जनता को देखना है, न कि अपना घर देखना है, न कि अपना परिवार देखना है, न कि ऐसी चीजों पर उनका यकीन है ही नहीं इन चीजों पर। उनसे इन चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो कई बार अपने बयानों में भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि हरियाणा है तो हरियाणा की जनता जो है वो मेरी है। और बिल्कुल दिव्यांशु, और किसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा किसानी का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए क्या किया वो भी आप जान लीजिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। देखिएगा, आड़तियों के चुंगल में कहीं ना कहीं किसान फंसे रहते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबे रहते थे। और चक्रवृद्धि ब्याज, आप जानते हैं दिव्यांशु चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में कई कई पीढ़ियां वो फंसी रहती थी, आत्महत्या तक करनी पड़ती थी। सरकार ने, मनोहर सरकार ने इस बात और ध्यान दिया और किसानों के दुख को समझते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल लेकर आए और उस पर सीधा ऑनलाइन भुगतान का, देखिए भुगतान सीधे किसान को। और किसान वो नहीं जिसकी अपनी जमीन है, किसान वो भी दिव्यांशु जो ठेके पर जमीन लेकर काम करता है। पहले की सरकारों में होता क्या था, वो मुआवजे के तौर पर या भरण पोषण के तौर पर चेक मिलते थे, 25 पैसे का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए का चेक मिलते थे। यहां पर डिजिटल पेमेंट की गई, यानी आप फसल मंडी में आड़ती के पास लेकर जाएंगे, आड़ती मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर आपका एनरोलमेंट करेगा और आपकी फसल बिकने के तुरंत बाद, कुछ घंटों के बाद पेमेंट आपके खाते में डाल देगा सीधे आपके। अब आड़ती के पीछे आप नहीं जाते कि माई बाप मुझे 1000 रुपए दीजिए, 10,000 दीजिए। अब आड़ती कहता है भैया आपको मैंने फसल उगाने के लिए, डीजल के लिए, खाद के लिए वो 10,000 दिए थे, मेरा वापस कर दो। तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये किसकी वजह से हुआ? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से ही हुआ है। जिस चक्रवृद्धि ब्याज की आपने जिक्र की है, जिस आत्महत्या का आपने जिक्र किया है, ये किसानों के लिए सबसे जो महंगा साबित होता था पहले के समय में हरियाणा की बात मैं करूं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आते सिर्फ 16 फसलों पर एमएसपी लागू की थी जी, जो 16 ऐसी क्रॉप थी जिन पर उन्होंने एमएसपी को लागू किया। और आज देश का पहला ऐसा राज्य है जो 16 फसलों पर एमएसपी देने का काम करता है।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन जी। मूल्य, जिसको लेकर किसानों की मांग भी चल रही थी बीच में। लेकिन जो फसलों की एमएसपी होती है उनके जरिए कहीं ना कहीं हरियाणा जो है वो विकास का प्रदेश बनता चला गया। किसान जो है वो कहीं ना कहीं खुशहाल नजर आते हैं। प्रेजेंट के टाइम की अगर बात करें तो किसानों के जो हित में फैसलों की आपने बात की है, तो वो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा किसी और सीएम ने ऐसा नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं, सीएम मनोहर लाल ने क्या किया, जो उनके विरोधी है, जो ये कहते हैं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीएम विंडो पोर्टल लेके आए। क्योंकि देखिए, अब मेरे प्रदेश में अगर डबवाली के छोर से, अगर सिरसा के छोर से, अगर आपको महेंद्रगढ़ नूह के छोर से आना पड़ता है तो 200 से 400 किलोमीटर का सफर पड़ता है। आपको चंडीगढ़ काम से आना पड़ता था, कोई शिकायत थी, कोई परेशानी थी, तो आपको चंडीगढ़ पहुंचना होता था, पंचकुला पहुंचना होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर आपको कोई पुलिस परेशान करती है, आपको प्रशासनिक अधिकारी परेशान करता है, तो आप कहां शिकायत लेकर आते थे? दिव्यांशु, कहां आते थे? आप चंडीगढ़ पहुंचते थे। अब सीएम साहब ने क्या किया, उन्होंने सीएम विंडो लागू की, ताकि आप कंप्यूटर पर बैठे वहीं अपने क्षेत्र में कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन भेजेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 12 लाख से ज्यादा सीएम विंडो मिली है और 90%, समझिएगा दिव्यांशु, 90% का निपटारा हो चुका है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये उनकी मुख्यमंत्री की एक साफ सोच की वजह से, साफ नियत की वजह से ये हो पाया है। तो कैसे केंद्र ऐसे सीएम को बदलना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं तो पहले कह चुका हूँ, इस चीज़ का खंडन कर चुका हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो राजनीतिक मायनों के तौर पर उठाई जा रही हैं, ताकि राजनीतिक बाजारों में इनका जो है वो गर्म किया जाए इन जैसे शब्दों का। क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि भाई 12 लाख से ज़्यादा जो लोगों ने वो सीएम विंडो का हेल्पलाइन सुविधा जो है वो ली है। 90% यानी सीधे समझ सकते हैं आपकी 10 लाख से भी ऊपर ज़्यादा केसों का जो वो निपटारा किया गया। इससे साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि भाई जो उनका मानना था कि 3C, हम जो है वो क्राइम और कास्ट और करप्शन, उन पर प्रहार करना, वो कहीं ना कहीं उनका कामयाब रहा है। बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे ये देख रहे हैं, वो भले ही बीजेपी समर्थक हो या ना हो, बीजेपी के कार्यकर्ता ना हो, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल से संबंध रखते हो, किसी की भी नीतियों को वो पसंद करते हैं, वो मुझे एक बात बताइएगा, लाल डोरे पर हमारे घर होते थे, हमारी जमीनें होती थी, लाल डोरा मुक्त किस सरकार ने किया, किस मुख्यमंत्री ने किया? देखिएगा दिव्यांशु, हरियाणा में क्या होता था कि लाल डोरे की जमीनें होती थी जिनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब रजिस्ट्री नहीं होगा तो उसके आप मालिक नहीं है, आपका कब्जा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको घर के किसी बेटे को व्यापार शुरू करना है, लोन चाहिए, तो आपको जमीन के जो मकान के कागज है वो मॉर्गेज रखने होते हैं। तो लाल डोरे में जब होती थी उसके कागज होते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वंचित थे इस सुविधा से, जो बैंकों की तरफ से लोन दिए जाते, उससे हमारे जो युवा साथी हैं वो वंचित थे। प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस समस्या को समझा, गांवों के बीच जाकर समझा, क्योंकि ज्यादातर ये समस्या गांव में आती थी। क्या किया? लाल डोरा मुक्त उस जगह को किया, उन मकानों को किया, और उसके बाद हुआ क्या कि लोगों के लिए नए रास्ते खुले हैं, विकास के नए रास्ते खुले हैं, वो कारोबार कर रहे हैं, वो दुकानें कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां अब हमारे गांव देहात में लगने लगी है। और उसके बाद हुआ क्या दिव्यांशु? पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि लाल डोरा मुक्त करने की जो परंपरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको अडॉप्ट किया और पूरे देश में लागू किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है? बताइए भला। बिल्कुल, बिल्कुल, इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें जो है वो केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। मैं बात करूँ हरियाणा में, तो मैं ये जान के आश्चर्य रहा कि भाई गाँवों तक जो है वो नालियाँ बनी हुई हैं। गाँवों तक पानी जो है वो कचरे जो है उनको साफ करने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि वो कहीं ना कहीं गाड़ियां पहुंचती हैं और उन्हें लेकर जाती हैं, और नालियां बनवाकर ये जैसी चीज़ें जो क्या होता था कि गंदे पानी या फिर इस चीज़ें इकट्ठा हो तो वो उनसे क्या होता है कि रोग जो है वो फैलते हैं तेजी से जी। लेकिन हरियाणा में इन चीज़ों को जो वो मुक्त किया जा चुका है, क्योंकि नालियां बनवा कर गाँव तक पहुंचाया गया है, जिनके सहारे जो वो गंदा पानी आराम से निकल जाता है। इन चीज़ों की बात की जाए तो मैं इस बात का कभी मैं समर्थन नहीं करता हूं कि भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर किसी भी तरह की जो आपत्ति है केंद्र को
या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फिलहाल खुश नजर नहीं आ रही है उनसे। ऐसी चीजें कतई नहीं है, वो चीजें केवल एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विरोधी कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, जनता के मन में भ्रम फैलाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ठीक नहीं चल रहा है या सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जबकि सूरत और तस्वीर इसके उलट है। अब मैं बताने वाला हूं आपको। आप जानते हैं कि पढ़ी लिखी सरकार, पढ़ी लिखी पंचायती, आपकी पंचायतें हो, पढ़ी लिखी आपकी गांव की पंचायत बने, सरकार बने, उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? इसी मनोहर लाल सरकार ने लड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला उठाया कि पढ़े लिखे पंच सरपंच होंगे तो विकास बेहतर होगा, विकास को, गांव को, उस प्रजातांत्रिक जो एक सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वरना पहले का तो कल्चर रहा है कि अंगूठा टेक सरपंच बना करते थे। वो थानेदार तो छोड़िए, वो थानेदार तो छोड़िए, एक हवलदार से भी बात करने से कतराते थे, डरते थे। ये माहौल बना दिया गया था। गांव के प्रतिनिधि का देखिएगा क्या विडंबना थी कि गांव का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो 2000 का गांव है, चाहे वो 10,000 लोगों का गांव, उसका प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है जो कानून की पेचीदगियां नहीं समझता, वो थाने तक जाना पसंद नहीं करता और उसको प्रधान बना दिया जाता था। यह बदलाव किसने किया? मनोहर सरकार ने किया। और तो और मेरा प्रदेश बदनाम था, घटते लिंगानुपात के लिए बदनाम था। सरकारों ने विकास की बहार किसको समझा? वो इबारत विकास की किसको माना? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े हाईवे निकालना, जमीनें अधिग्रहण करके बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए ताकि मलाई खिलाई जा सके अपने चाहने वालों को, उसको विकास कहा जाता था। लेकिन खट्टर साहब ने घटते लिंगानुपात पर कटाक्ष किया, उस पर चोट की। 851 था दिव्यांशु, अगर आपको ध्यान हो, 851 हमारा लिंगानुपात था। हमारे लड़कों को शादी के लिए बहुएं नहीं मिल रही थी, कहते थे बिहार से लेके आओ, पहाड़ से लेके आओ। 923 वो लिंगानुपात हो गया है अब। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ फाइनेंशियली कामों को देखने के लिए नहीं रहती, फाइनेंशियली विकास के लिए नहीं, वो नैतिक विकास के लिए, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए सरकार का गठन होता है। वो काम किसने किया? मनोहर सरकार ने किया। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये करके दिखाया। बिल्कुल, बेटियों को पढ़ाने, बेटियों को बचाने की जो आपने योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2012 के घटनाक्रम के अनुसार मैं बता दूं तो 1000 पुरुषों पर 851 जो है वो माना जाता था कि लड़कियां हैं। लेकिन उसके बाद से जो मनोहर लाल की सरकार जब से आई है तब से वर्तमान की स्थिति हो चुकी है कि 923 के भी ऊपर, जो 1000 पुरुषों पर 923 के ऊपर भी जो है वो महिलाएं फिलहाल नजर आ रही हैं। इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य क्षेत्र रहा है मनोहर लाल सरकार की, वो बहुत तेजी से इन चीजों पर भी फोकस किया रहा कि भाई हमें जो है वो कहीं ना कहीं बेटियों को बढ़ावा देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। और कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा आया कि वो 100 से भी ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं बेटियों की, जो युवतियों की, जो वो थी महिलाओं की, वो बढ़ती चली गई। और 1000 पुरुषों पे 923 से भी ज्यादा वो फिलहाल महिलाएं आ गई। बिल्कुल, देखिएगा ये अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। जब से सोशल मीडिया आया है तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी भी पूरी आग की तरह, पूरे जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और वही हुआ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने वाली इस पूरी सीक्वेंस के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे। ये सिवाय अफवाह के कुछ नहीं है। बहुत सारे तथ्य पेश किए जाते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती और वो सबके सामने आती है। लेकिन वो वजह क्या है जिनको आधार बनाकर वो अफवाह फैलाई जा रही है, वो वजह भी मैं बताने वाला हूं। क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारण गिनवाए जाते हैं और कौन कौन से चेहरे बताए जाते हैं कि सीएम मनोहर लाल को रिप्लेस करेंगे, उसको परिवर्तित करके कौन चेहरे आने वाले हैं। उन चेहरों पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि चर्चा अभी अधूरी है। आप ये मत समझिएगा कि चर्चा पूरी हो चुकी है, अभी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। कौन कौन से गांव में, कितने गांव में 8 साल में बिजली पहुंची है, कितने रोजगार दिए हैं, उन पर भी मैं आऊंगा। कितना बेटियों को आगे बढ़ाया है, कितना खेलों में आगे बढ़े हैं, वो भी मैं बताऊंगा। क्राइम कितना घटा है, और जो ये जेसीबी चलती है, जो ये खट्टर साहब का बुलडोजर चलने लगा है, उस पर भी मैं आऊंगा। क्योंकि योगी साहब की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सबसे बड़ी ताकत वो बुलडोजर है। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब सीएम मनोहर लाल का भी बुलडोजर चला, क्या उसी से डरकर तो ये अफवाह नहीं फैलाई जा रही? वो भी बताऊंगा।
उसके लिए बने रहना होगा, क्योंकि बहुत छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटने वाला हूं और सभी बातों पर मंथन करूंगा और मेरे साथ मेरे साथी दिव्यांशु भी रहेंगे। फिलहाल के लिए दिव्यांशु धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया आपका। जी जी, तो आप बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। खबर की धड़कन समझते हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि लगातार मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलने की जो अफवाहें हैं वो लगातार चल रही है, या यूं कहा जाए कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि हरियाणा के सीएम को बदल दिया जाएगा। बहुत सारे नाम भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे सच्चाई कितनी है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिएगा, खट्टर साहब ने जो 8 साल में जो कारनामे किए हैं, जो उन्होंने यहां पर विकास की नई इबारत गढ़ी है, उसे देखकर नहीं लगता कि हाल फिलहाल उनको बदले जाने के लिए कोई माकूल सा माहौल है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिव्यांशु। दिव्यांशु, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, और आपको बताएंगे कि क्या वजह है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे वो बिंदु हैं जिन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और बताएंगे कि हरियाणा सरकार ठीक चल रही है और विकास की जो बहार, डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, वो दुरुस्त चल रही है। दिव्यांशु, क्या लगता है जो अफवाहों का बाजार गर्म है, कि जैसे आज पूर्व ओएसडी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के, उन्होंने भी कहा है, जवाहर यादव जी ने भी कहा है कि इस तरह की अफवाहें विरोधियों के द्वारा फैलाई जा रही है, इसमें कोई कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। जी, बिल्कुल। मनोहर लाल ने जो मैं सबसे पहले ये बात कर लूं कि मनोहर लाल 2014 के पहले जो है वो उनका पॉलिटिक्स में कोई किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो पूर्व संघ प्रचारक रह चुके हैं। उसके बाद से वो सत्ता संभालने के लिए जब उनको अचानक से सीएम पद की कमान दे दी जाती है, उन्होंने कैसे कैसे सत्ता को जो है संभाला। लेकिन जो आप वर्तमान की बात कर रहे हैं कि उनके अफवाहों का जो बाजार गर्म है, अफवाहों की बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर मुलाकात भी की है। क्योंकि कई नाम ऐसे चल रहे हैं कि हो सकता है कि अब उनको जो है सत्ता की चाबी उनसे छीनकर किसी और को दे दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मनोहर लाल हैं वो काफी करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि उन्होंने कई बार जो है उनके साथ घर भी साझा किया हुआ है। और एक एक अच्छे दोस्त के तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका खुद जो है आदर और सम्मान करते हैं मनोहर लाल, उन्होंने कई जो है वो अपने 8 साल के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कार्य किए हैं। आप सक्षम योजना को देख लें, आप ऐसी कई उन्होंने योजनाएं युवाओं के लिए चलाई, जिसमें
सक्षम योजना में उनका 100 घंटे का जो है वो रोजगार देने का उन्होंने काम किया, ताकि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हों, उनको जो है वो काम मिल सके और उन्हें वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे की आमद हो सके। मनोहर लाल ने कई ऐसे निर्णय लिए जिससे जो है वो किसानों को फायदा हुआ। पेंशन योजना आप उनकी देख लें, 1,500 रुपये जो थी उस 2014 के पहले, उसे बढ़ाकर उन्होंने फिलहाल जो है वो तकरीबन 3,000 रुपये तक कर दिया है। तो ये सब योजनाएं कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद हो रही है। एक बतौर बतौर मुख्यमंत्री अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं 8 साल में उनके लिए ये बहुत कुछ जो है वो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं हासिल कर लिया है। और हरियाणा में विकास के काम हुए उनके रहते वक्त। पिछली सरकारों में हमने देखा था कि कुछ ऐसी खामियां थी जो 2014 के बाद इनके लिए कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इनके लिए जो नाकामियां हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उसे दूर करने का पूरा भरपूर प्रयास किया और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो उन्होंने गेन किया है। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये अफवाहें जो है वो कहीं ना कहीं विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई कहीं भी दिखाई नहीं देती क्योंकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बेदाग उनकी छवि रही है, साफ सुथरी छवि रही है, जो उनका एक प्लस पॉइंट भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो छवि है, मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि 2014 के पहले उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में जब कोई नेता मुख्यमंत्री पहले से ही राजनीति में नहीं है, तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि उसके ऊपर छवि जो है उसकी बेदाग ही रही है, क्योंकि संघ प्रचारक से वो आते हैं, पूर्व संघ प्रचारक हैं। कहीं ना कहीं जो 3 नाम उस दौरान आपने देखा था 2014 में कैसे 90 में से 46 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती थी। उसके बाद एक कैप्टन थे, उनके कैप्टन अभिमन्यु, उनका नाम आगे चल रहा था। अनिल विज जो वर्तमान के गृह मंत्री आपके हरियाणा के, उनका नाम आगे चल रहा था। वहीं एक अभिमन्यु रामविलास शर्मा थे, उनका भी नाम आगे चल रहा था, क्योंकि रामविलास शर्मा और ये आपके अनिल विज जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं 25 से 30 साल का राजनीति में अनुभव रखते हैं। माना यह जा रहा था कि बीजेपी जो है और रामविलास शर्मा आपके वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी माने जा रहे थे। लेकिन ऐसे में अचानक से जो है मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल साहब का नाम आया और उसके बाद लोग ये चिंता जताने लगे कि जिसको किसी प्रशासनिक कार्यों में उसका जो कोई अहम रोल नहीं रहा, जिस आदमी का, और जिसे पॉलिटिक्स आती ही नहीं, जो राजनीति में कभी रहा ही नहीं है, वो कैसे मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकता है। लेकिन जो आपने बेदाग छवि रखने की बात कही है, 2016 में एक माहौल ऐसा आया था जब आपने देखा था राम रहीम का मामला, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाट आंदोलन को लेकर जिसमें 20 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई थी। यहां थोड़ी सी जो है सरकार वो डाउन हो गई थी, उस पर सवाल भी उठने लगे थे, लेकिन उन्होंने जो है वो वहीं से अपने आप को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसी दौरान ये होने लगा था कि ये मुख्यमंत्री पद के जो है वो सही दावेदार नहीं है, ना ही ये चेहरे सही है। लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया, सरकार को बैलेंस किया और वो करके दिखाया जो एक मुख्यमंत्री साफ सुथरी छवि रख के और एक जो विकास पुरुष के नाम पर कह लें तो वो उन्होंने करके दिखाया। जी बिल्कुल दिव्यांशु, और मैं दर्शकों को भी बताऊंगा कि हरियाणा का तो इतिहास रहा है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों पर दाग लगते रहे हैं, हमेशा उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भी होती रही है। बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिन पर केस भी चल रहे हैं, लगातार सीबीआई ईडी की वो तलवार हमेशा लटकी रहती है। जबकि 8 साल के कार्यकाल में मनोहर लाल खट्टर पर एक दाग भी नहीं लगा है, कोई घोटाला नहीं सामने आया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उनकी बेदाग छवि उनका एक रक्षा कवच के तौर पर काम करेगा। जी, 26 अक्टूबर को जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने 8 साल पूरे होने के सरकार की, तो उन्होंने उस दौरान ये कहा था कि हमारी जब सरकार बनी तब हमने 3C यानी कास्ट, क्राइम और करप्शन को लेकर हमने जो है वो भरपूर प्रयास किया कि इसे कम कर ले। कहीं ना कहीं इस सरकार ने जो है इन चीजों पर जो है वो नियंत्रण पाया है। करप्शन पर उन्होंने सबसे अच्छा कदम उठाया, जिसकी वाहवाही भी हुई उस दौरान। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस की जो है वो शुरुआत की, जो वर्तमान में केंद्र सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो ऑनलाइन चली जाए। सक्षम और ऐसी कई ग्रामीण योजनाओं के लिए उन्होंने पोर्टल जो है वो लॉन्च किए। इससे क्या हुआ कि जहां आपकी जो चीजें ऑनलाइन हो गई, वो जनता हित में जो है फैसले वो माने गए थे, क्योंकि सारी चीजों का ऑनलाइन होना, इससे ये हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं एक पटल पर है जहां से सारे लोग जुड़ सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं चीजें, और आम जनता तक सीधे सुविधाएं जो वो मुहैया कराई जाती है। आपके हरियाणा में तकरीबन 6,500 के करीब गांव हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जब वो बने तब से लेकर अब तक कहीं ना कहीं 5,500 गांव में उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया। अभी 1,000 आपके ऐसे तकरीबन गांव हैं जिनमें बिजली अभी तक 24 घंटे जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में लगभग तकरीबन माना जाए वो 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि बेदाग जो साफ सुथरी छवि है उनकी, वो उनके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और मैंने जैसे पहले
पहले बताया कि घर घर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने शेयर किया हुआ, तो उससे ये माना जा सकता है कि उनकी जो सीएम पद की दावेदारी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको बदला जा सकता है। तो ऐसी अटकलों पर फिलहाल विराम लगाया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें अफवाहें हो सकती हैं, या हो सकता है कि भाई अब इस वक्त जेजेपी का भी आपने देख लिया था कि हो सकता है कि उनके साथ उनका गठबंधन टूट जाए। लेकिन ऐसी कोई चीजें जो वो विरोधी फिलहाल फैलाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो घटनाक्रम जो जैसा वो चाहते हैं वो चर्चाएं जो है वो बाजार में शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जब 26 अक्टूबर को 8 साल पूरे हुए थे मनोहर लाल सरकार के, तो उस वक्त रोड मैप रखा था। देखिएगा, लेखा जोखा उन्होंने दिया पिछले 8 साल में उपलब्धि सरकार की क्या रही, मनोहर सरकार की क्या रही, वो लेखा जोखा उन्होंने दिया। उसके साथ ही उन्होंने रोड मैप भी दिया। उन्होंने बताया कि कैसे वो खाका तैयार करेंगे अगले 2 साल का, कैसे वो प्रदेश का विकास करेंगे। और सबका साथ सबका विकास एक नारा, दिव्यांशु आपको याद होगा कि नारा दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास जो है वो हो जाए, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही मानना है कि सबका साथ सबका विकास हो। यही और कहीं ना कहीं ये हम आपको बता दें कि मनोहर लाल, सीएम मनोहर लाल वो प्रधानमंत्री से प्रभावित हैं। वो उनकी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करते हैं, चाहे वो आपकी उज्ज्वला योजना हो जाए या फिर हर घर शौचालय की योजना हो जाए। और मैं खुद देखता हूँ, जो अपने उससे बता दूं, पर्सनली मैं इन चीजों को देखता हूँ। कूड़े की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आती रहती हैं, ग्रामीणों में पहुंचती रहती हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गाड़ियां खुद आती हैं। पहले देखिए गांव देहात में होता क्या था दिव्यांशु, कि जो कूड़े पर गलियों में, मोहल्लों में, गांव में झगड़े होते थे कि कचरा जो है वो निस्तारण नहीं होता था, तो वो आसपास ही मंडराता रहता था, खाली प्लाटों में वो मंडराता रहता था। तो सबसे बड़ी समस्या थी। अब गाड़ियां आती हैं, सुबह गाड़ी आती है, आपके घर से वो कचरा लेकर जाती है। ये उपलब्धि सरकार की कही जाएगी, क्योंकि पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा, मनोहर लाल सरकार में इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बुढ़ापा पेंशन है, बहुत सारी पेंशनें हैं जो सीधा खाते में देने की एक परंपरा भी मनोहर सरकार ने शुरू की, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए वो शुरू किया गया था। और 3 लाख के आसपास तो अभी पेंशन है जो अवैध रूप से लोग ले रहे थे। उन्होंने उम्र बढ़वा के ली हो, या फिर वो जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी पेंशन ले रहे थे। तो 3 से 5 लाख के बीच का वो आंकड़ा है जो पेंशन कटी है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता के पैसे को अवैध लोग डकार रहे थे। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि जो 3 से 5 लाख के तकरीबन लोग अवैध रूप से पैसे जो है पेंशन के नाम पे ले रहे थे। इससे क्या होता है कि जब आपकी उतनी जो व्यर्थ आप खर्चे कर रहे थे, जो उन लोगों तक पहुंच रहा था जो कि उस लायक नहीं थे, या फिर कई लोग मृत्यु के बाद भी उनकी पेंशन जो है वो दी जा रही थी। अगर इससे क्या होता है कि वो जो पैसे होते हैं, खर्चे होते हैं, जो व्यय करती है सरकार, वो अगर बच जाते हैं तो वो जनता हित में वो खर्चे करती है फिर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसका कोई आधार ही नहीं था, वो निराधार थे, जो पैसे व्यर्थ में जा रहे थे। वो अगर एक तरीके से कहें तो वो अगर रुक जाती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में सरकार जो है वो विकास का कार्य करती है। ये सराहना करनी होगी इस पर सीएम मनोहर लाल की सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। और सीएम साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा वो भी मैं आपको कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने 3 सी पर चोट की है, करप्शन, कास्ट और क्राइम। 3 चीजों पर उन्होंने फोकस रखा और कहा कि इस 3 चीजों को खत्म करने की हमने भरपूर कोशिश की और उसको खत्म किया है। तो क्या कहेंगे दिव्यांशु, उपलब्धि में गिना जा सकता है इसे? बिल्कुल, मैंने पहले इस उपलब्धि को जो है वो गिनाया था, क्योंकि उन्होंने करप्शन पर बहुत अच्छा जो है वो प्रहार किया था। 2014 से पहले की आप देख लें तो हरियाणा कहीं ना कहीं एक ऐसे राज्य में आता था जिसे बीमारियों की संज्ञा दी जाती थी। भाई यहाँ पर करप्शन जो है वो ज्यादा है, कस्टसिज्म ज्यादा है, क्राइम ज्यादा है। गन कल्चर को लेकर अभी भी देखिए आप, फिलहाल कुछ समय पहले ही जो भगवंत मान सरकार और हरियाणा सरकार में तनी हुई थी कि भाई गन कल्चर को बढ़ावा वो बीजेपी शासित राज्य यानी हरियाणा को दिया जा रहा था कि यहां पर है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन्होंने गन कल्चर को जो है वो खत्म करने का कहीं ना कहीं कदम भरपूर प्रयास किया था। इस पर भी उन्होंने जो है वो पाया था, काबू पाया था। करप्शन की बात मैंने पहले ही की। और उन्होंने एक और चीज कही थी, 5S यानी जो है वो स्वावलंबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें उन्होंने उसमें शामिल की थी। स्वाभिमान, ये चीजें जो है उन्होंने शामिल की थी कि इन चीजों को मैं बढ़ावा देना चाहता हूं और इन्हीं चीजों पर फोकस जो है वो सरकार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब अपनी 8 साल की 8 उपलब्धियां गिनवाई तो उनमें क्या चीज मुख्य थी? उन्होंने कहा कि हमने 3 सी को घटाया है और 5 एस को हम लेकर आए हैं, उस पर काम किया है। वो 5 एस क्या थे? वो शिक्षा थी, वो स्वास्थ्य था, वो स्वावलंबन था और वो सुरक्षा था, और क्या था? वो स्वाभिमान था।
देखिए हर हरियाणवी का स्वाभिमान बढ़ा है कहीं ना कहीं। अब हम आत्मनिर्भर हरियाणा बनता जा रहा है, चाहे वो खेलों में बात करें, चाहे वो शिक्षा में बात करें, या फिर आप उद्योग में बात करें। कहीं ना कहीं जीडीपी में, भारत की जीडीपी में हरियाणा का एक बहुत बड़ा शेयर अब बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फर्क पड़ा है डबल इंजन की सरकार। और कहा जाता है कि मोदी साहब और मनोहर साहब जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकास की पटरी पर हरियाणा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं चोट की गई है, जो आडंबर थे, जो परेशानियां थी, जो एक दिक्कतें हरियाणा के लिए हमेशा से बनी रही हैं, इतिहास उठाकर आप देख लीजिएगा, जो चीजें हमेशा विकास में बाधा थी उन पर चोट की गई है। क्या कहेंगे जब मनोहर सरकार आई उसके बाद से क्या 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 बदलाव आए हैं दिव्यांश? देखिए, हरियाणा के अंदर जो देखने को मिला है, सबसे पहले तो कमियां ये थी कि युवाओं को रोजगार की सुविधा मुहैया कराना। आपके क्षेत्र में हरियाणा में जो है वो शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उसके बाद क्राइम का जो रेट, जैसा हमने पहले चर्चा किया कि क्राइम का रेट तेजी से बढ़ रहा था, उसे कंट्रोल करना। और आप सोच सकते हैं, जैसा मैंने पहले इस चीज पर चर्चा किया था कि भाई ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ये राजनेता के तौर पर उभरे हुए थे, ना इन्होंने कभी इस प्रकार की इनकी छवि रही है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे 2014 में कमान दी जाती है, कई लोगों के नाम चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि जो आपके शर्मा जी थे, रामविलास शर्मा, वो कहीं ना कहीं वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें कुछ सीएम बनाया जा सकता है या फिर अनिल विज को कमान दी जा सकती है, लेकिन उन्हें गृह मंत्री के तौर पर रखा गया और ऐसे चेहरे को सामने लाया गया जो चेहरा कभी राजनीति में रहा ही नहीं है। साफ तौर पर जो उस समय बीजेपी थी, उस समय मोदी लहर भी थी, लेकिन साफ तौर पर उस समय ये कमान थी कि भाई अगर हमारा डबल इंजन का सरकार रहती है, हमारी डबल इंजन की सरकार रहेगी, हरियाणा में अगर मनोहर लाल जी रहते हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनोहर लाल को चुनना उस समय, क्योंकि वहीं से नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के एक नंबर 1 चेहरे के रूप में वो उभरे थे। जी। उनका साफ सोचना था कि जो मेरे साथ अगर किसी प्रदेश में सीएम बन रहा है तो वो ऐसा व्यक्ति रहे जिस पर कोई पहले दाग ना रहा हो, बेदाग रहा हो, जी। और काम करने में उसकी जो है गति तेज रहे। बिल्कुल, इसका बिल्कुल। फायदा हरियाणा को मिला। इसका फायदा हरियाणा को मिला। कई जी। क्षेत्रों में उसने विकास का काम किया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सबसे अच्छा काम यह होता है कि भाई आपके क्षेत्र में साफ सुथरा गाड़ियां जो है वो पहुंच रही हैं, गांव गांव पहुंच रही हैं, कि भाई कचरे जो है वो फिलहाल वो आप जो है वो गाड़ियों में जमा करो ताकि वो वहां से नगर निगम की गाड़ियां लेकर जाएं। जी। तो ये कामयाबी को मैं सबसे पहले बेहतरी इसी को मानता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन चीजों पर अगर आपने ध्यान दिया तो सरकार आपकी नंबर 1 चलने वाली है। जी बिल्कुल। और मैं बता दूं दर्शकों को कि सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं, पारदर्शी उन्होंने काम किया है, चाहे नौकरियों की बात की जाए, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए हैं उसकी बात की जाए, उसके अलावा भी एक बड़ा विषय है जिस पर मनोहर सरकार को या मनोहर लाल जी को 10 में से 10 नंबर मिले हैं, और वो है विवादों से दूर रहना। देखिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कभी भी कोई विवाद नहीं जुड़ पाया है। वो बेदाग छवि के रहे हैं, बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर उन्होंने एक क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर, देखिए कि पहले की परिपाटी क्या रही थी दिव्यांशों के, यहाँ क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाता था। चाहे बात की जाए बंसीलाल की तो भिवानी को उन्होंने कहा, अगर भजन लाल की बात की जाए तो आदमपुर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया। और अगर मैं दिव्यांशु बात करूं आपसे कि जब हमारे कांग्रेस के सीएम आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल में उन्होंने रोहतक में ऐसा अलग से चमका दिया, एक ऐसे क्षेत्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। इसको प्रदेश की जनता इसे जानती है, उसने ये सब भुगता है। तो क्षेत्रवाद का ऐसा जहर घोल दिया गया था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा ने क्या किया? क्षेत्रवाद से इतर काम किया। आप करनाल में जाइएगा, आपको लगेगा नहीं कि आप अलग शहर में आए हैं। पहले क्या होता था, सीएम सिटी में जब आप जाते थे तो आपको लगता था कि हाँ भाई यहाँ अलग है, यहाँ चकाचक गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट है, सफाई व्यवस्था है, हर चीज है। लेकिन सीएम मनोहर लाल ने सिर्फ करनाल ही नहीं, उन्होंने कहा था कि पूरा हरियाणा मेरा है। उन्होंने पूरे हरियाणा का समुचित विकास कराया। अगर कहीं काम छूटे हैं तो पूरे हरियाणा में छूटे हैं, अगर काम हुए तो पूरे हरियाणा में हुए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बेदाग छवि भी उनकी ऐसी है कि उनके समकक्ष किसी भी बड़े चेहरे को, किसी भी भाजपा के नेता को हम खड़ा देख ही नहीं पाते। और दिव्यांशु, आपने जैसा कहा, मैं उस पर भी आ रहा हूं कि
पहले बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनके बावजूद मनोहर लाल जी को क्यों लेके आया गया? क्योंकि उन्हें पता था कि वो किस बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको आगे प्रमोट किया गया। बिल्कुल, जैसा जैसा नाम ही है उनका मनोहर और लाल, वो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने जो है वो साबित करके दिखाया कि हरियाणा को स्वच्छ, सुंदर और जो है वो विकास के नाम पर आगे बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं वो काम किया है मनोहर लाल जी ने। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हरियाणा में जो पिछले 8 साल रहे वो बेमिसाल रहे इनके, ये मान सकते हैं। लेकिन 2016 का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो उस दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो इन पर सवालिया निशान, जो वो विपक्ष का आरोप अगर काम भी होता है तब भी वो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने का काम करती है। अगर खराब प्रदर्शन रहा तो वो तो खराब माना ही जाएगा। 2016 में जब आपने देखा था जो जाट आंदोलन हुआ था, जी। उस दौरान 20 पुलिस कर्मियों की जान गई थी। उस दौरान ये मांग उठने लगी थी कि भाई अब जो है अब कहीं ना कहीं मनोहर लाल को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर से इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग उठी थी। लेकिन उन्होंने अपनी छवि को उसी दौरान से जो है वो इस तरीके से चेंज किया कि कहीं ना कहीं अब विरोधी भी उनके सामने उस कदर राग नहीं अलाप पाते हैं जैसा दूसरे प्रदेशों में जी, देखने को जी। मिलता है। पहले के सीएम की आपने जो बात की वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से थी जैसे यूपी के कुछ मुख्यमंत्री रहे हैं, जी। सैफई उनका गढ़ रहा है, सैफई में उन्होंने इस तरीके का जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो विकास किया कि वो भाई आपके सैफई है। सैफई के बाद अगर वो आपके वो हाथी कल्चर को कौन भूल सकता हाथी है? कल्चर को कौन भूल सकता है यूपी में। तो वही कुछ तरीके की हुड्डा जी भी थे यहाँ पे जो उन्होंने अपने एक क्षेत्र का विकास किया कि भाई सीएम सिटी है ये, तो सीएम सिटी दिखे और बाकी के जो प्रदेश हैं उनसे उनका कोई मतलब ही नहीं, जी, बाकी के जो जिले हैं। लेकिन सौतेला व्यवहार होता था सौतेला हमेशा। व्यवहार। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब से आए तो उनका साफ ये मानना है कि भाई प्रदेश है, प्रदेश हमारा है, सीएम है तो सीएम एक राज्य का है, राज्य की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और हर जिला उन्हीं का है। ऐसा नहीं कि सीएम सिटी केवल एक होगा, हर जिला सीएम सिटी होगा। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उन्होंने हरियाणवी। क्षेत्रवाद से लोगों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो कल्चर, दिव्यांशु, वो कल्चर बन चुका था हरियाणा में। कहीं ना कहीं अगर मेरे गृह नगर का सीएम होता तो मैं भी उम्मीद करता था कि कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ अलग हो, कुछ बेहतर हो, पैसा और जगहों से और शहरों से ज्यादा लगे। लेकिन इस सोच को बदल दिया है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, तो ये उनकी उपलब्धियों में गिना जाएगा। और अगर उपलब्धियों की बात करें, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, एक ऐसा वो पहचान पत्र लेके आया जिसमें सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और हर आयु वर्ग के हिसाब से विभागों के जरिए सबको लाभ दिया जाता है। चाहे वो पेंशन की बात की जाए, राशन की बात की जाए, चाहे वो आपको किसी भी तरह का आधार कार्ड आपका बनना है, उसमें कोई करेक्शन होना है, तो सभी से पहचान पत्र पीपीपी से जोड़ दिया गया लगातार। तो सरकार में जब वो बैठे थे तो उस वक्त उनको तजुर्बा नहीं था, लेकिन जैसे 8 साल गुजरे हैं तो उन्हें प्रशासनिक कामों का तजुर्बा हो चुका है। उन्हें पता है कि अब जनता को सरलता, सुगमता से सुविधाएं कैसे पहुंचानी है, उस पर लगातार उनकी टीम है, उनका सीएमओ है, वो लगातार काम करता जा रहा है। जैसे ट्रिपल पी योजना की आपने बात की, सेम उसी आधारित पर ट्रिपल पी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि इस तरीके से हम विकास के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो है वो बांट के उनसे काम को जो है वो तेजी से करवाया जा सकता है। कुछ इसी तरह सोच जो है वो मनोहर लाल जी का भी है। उन्होंने भी इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना शुरू किया था, जिसका नतीजन अब क्या है कि भाई हरियाणा में विकास जो है फिलहाल वो अपने आप में एक कृति के तौर पर देखा जा सकता है, उनकी रचना के तौर पर देखा जा सकता है कि जो हरियाणा को वो फिलहाल जिस हिसाब से ढालना चाहते थे वो दिखाई दे रहा है। स्वच्छ हो, सुंदर हो और दूसरी चीज आपका 24 घंटे बिजली मुहैया कराना हो। रोडों की बात की जाए तो वो भी, सड़कें भी ठीक ठाक, जो वो हरियाणा में पहले से हरियाणा के और आज के हरियाणा में बहुत अंतर हो गया है। लेकिन एक और चीज की अगर यहां मैं जिक्र करना चाहूं तो वो ये है कि कई बार उनको इस तौर पर देखा जाता कि किसानों की जो पराली की समस्या थी, कि पराली की समस्या पंजाब थोप रहा था हरियाणा पर और हरियाणा से भी कहीं ना कहीं पंजाब पर ये चीजें आ रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया कि हरियाणा सीएम जो कि बीजेपी शासित राज्य के हैं तो वहां पे उनको चीजें, उनकी कमियां नहीं दिखाई जा रही। उन्होंने कुछ डेटा भी दिखाए थे, लेकिन अगर वहीं पर रिटेलिएट करने की कोशिश करें तो वहां पर सीएम मनोहर ने यह कहा था कि भाई ये लड़ने की चीजें नहीं है, अगर कुछ गलतियां हैं तो अगर हमारे यहां भी हो रही है तो उस कमी को हम दूर करेंगे, क्योंकि प्रदूषण समस्या जो है वो हमारे देश में बन रही है। ये नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को इससे जो है वो हानि होगी। ये उन्होंने कहा था कि ये प्रदेशों का मामला नहीं, ये देश का मामला है और हमें मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करना होगा। दिव्यांशु, मैं आपका और दर्शकों का, मेरे दर्शकों का भी ध्यान खींचना चाहूंगा। कम आय के लोगों के लिए दिव्यांशु क्या किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने? उन्होंने
मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना आरंभ की, जिससे उनको फायदा मिले। देखिए, एक मुख्यमंत्री जब अपने बिल्कुल अंत में खड़े व्यक्ति की बारे योजना बनाता है, वो सोचता है कि उसे भी फायदा मिले। यहां मुफ्त की रेवड़ी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अंत्योदय योजना की बात हो रही है, जिसमें फायदा पहुंचाने के लिए, यानी कम आय के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, निठल्ले नहीं है, वो काम कर रहे हैं, वो मेहनत कश है, मजदूर है, वो रेहड़ी वाले हैं, वो फड़ी वाले हैं, वो सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना लागू की, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। तो मुख्यमंत्री जब इस तरह की योजनाएं लेकर आते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि बदलने के विचार किया जा रहा है या बदल दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो पीएम से मिलके आए हैं? देखिए, ये विवाद शुरू कहां से हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में मिलते हैं, तो उसके बाद से ये बातें कहीं ना कहीं से छनके आ रही है, क्या आ रही है, और इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है। देखिए, बड़े ताज्जुब की बात है, मीडिया में ये बातें चल रही है, लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, और उस पर ये सारा बवाल है। और आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लगातार आए दिन कभी गृह मंत्री अनिल विज का नाम लिया जाता है, कभी भूपेंद्र यादव का नाम लिया जाता है। और आपको मैं बता दूं दिव्यांशु, आज तो गृह मंत्री अनिल विज ने खंडन करना पड़ा, इस बात का खंडन किया कि ना तो, क्योंकि एक झूठा ट्वीट किया जा रहा था कि अनिल विज गृह मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें सुरक्षा घेरे में ले दिया गया है, अब हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद खंडन करना पड़ा खुद गृह मंत्री अनिल विज को। उन्होंने कहा कि ना तो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो अपने अंबाला के घर में आराम से लेटे पड़े आराम कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह की अफवाह लगातार खट्टर साहब को लेकर लगातार चल रही है, जबकि कोई उनका सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं। देखिए, जिनकी बात आपने अभी की, गृह मंत्री अनिल विज जो है वो खुद ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके मुरीद रहते हैं, वो खुद ही उनकी तारीफें करते रहते हैं। ऐसे में ये तो कहना उचित कतई नहीं होगा कि अनिल विज जी को जो वो हरियाणा सीएम की कमान दी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल विज जी को भी पता है कि जो काम सीएम मनोहर लाल ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किया, वो काम काबिल तारीफ है। हरियाणा जैसे प्रदेश में आपने इस तरीके की चीजें की, वहां के कहीं ना कहीं आमद बढ़ी आपके हरियाणा प्रदेश की। और जिस अंत्योदय योजना की आप बात कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर बीजेपी ने ये चीजें शुरू की थी कि भाई जो अंत्योदय, जिसका जो अभी एकदम पिछड़े वर्ग का हो, जिस तक जो अंतिम व्यक्ति हो समाज का, उस तक हमारी योजनाएं पहुंचे। तो ये केंद्र सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है कि अंत्योदय योजना के जरिए जो है अपने पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हो या फिर जो भी चीजें हो, वो अंत्योदय योजना के जरिए ही दी जाती हैं। और हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री, जैसा मैंने पहले बताया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को, उनके छवि को बहुत पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों के जरिए वो खुद सीख लेते हैं, और उनकी बार बार ये तारीफ करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वो जो है कहीं ना कहीं देश और प्रदेश को, हरियाणा को भी बहुत ज्यादा समझते हैं और सोचते हैं, जिसका नतीजा यह है कि डबल इंजन की सरकार और सीएम मनोहर लाल की सोच ने आज हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये चीजें 2014 का जब आप आंकड़े का विश्लेषण करेंगे और 22 के आंकड़े देखेंगे, तब आपको शायद जो है वो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और बात मैं बताना चाहूंगा, दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का परिवार नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, और ना ही उनका कोई व्यापार है। यहां तो कल्चर रहा है कि मुख्यमंत्रियों के बड़े बड़े व्यापार हुए, बड़े बड़े कारोबार हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से या पर्दे के पीछे से, दिव्यांशु, पर्दे के पीछे से हमेशा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। इस तरह का कोई भी आरोप या कोई भी इस तरह का कारोबार खट्टर साहब का कोई भी बता दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि बीजेपी कहीं ना कहीं, देखिए आप चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लें, योगी आदित्यनाथ को देख लें, या फिर आप दूसरे प्रदेश में देख लें, या फिर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लें देश के, तो बीजेपी ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है कि जहां पर कहीं ना कहीं उनका किसी और चीज से लेना देना ना हो, ऐसा ना हो जाए कि भाई वो मोह माया में पड़ जाए। और इस टाइप की जो है वो कहीं ना कहीं इस ऐसी व्यक्तित्व रखने वाले आपके सीएम मनोहर लाल हैं ही नहीं। उनका साफ मानना है कि अगर विकास करना है मुझे, तो मुझे प्रदेश की जनता को देखना है, न कि अपना घर देखना है, न कि अपना परिवार देखना है, न कि ऐसी चीजों पर उनका यकीन है ही नहीं। इन चीजों पर जी। उनसे इन चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि वो कई बार अपने बयानों में भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि हरियाणा है तो हरियाणा की जनता जो है वो मेरी है। और बिल्कुल दिव्यांशु, और किसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हरियाणा किसानी का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए क्या किया वो भी आप जान लीजिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा। देखिएगा, आड़तियों के चुंगल में कहीं ना कहीं किसान फंसे रहते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबे रहते थे, और चक्रवृद्धि ब्याज
आप जानते हैं दिव्यांशु, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में कई कई पीढ़ियां वो फंसी चली जाती फंसी रहती थी, आत्महत्या तक करनी पड़ती थी। सरकार ने, मनोहर सरकार ने इस बात और ध्यान दिया और किसानों के दुख को समझते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल लेकर आए और उस पर सीधा ऑनलाइन भुगतान का, देखिए भुगतान सीधे किसान को, और किसान वो नहीं जिसकी अपनी जमीन है, किसान वो भी दिव्यांशु जो ठेके पर जमीन लेकर काम करता है। पहले की सरकारों में होता क्या था, वो मुआवजे के तौर पर या भरण पोषण के तौर पर चेक मिलते थे, 25 पैसे का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए का चेक मिलते थे। यहां पर डिजिटल पेमेंट की गई, यानी आप फसल मंडी में आड़ती के पास लेकर जाएंगे, आड़ती मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर आपका एनरोलमेंट करेगा और आपकी फसल बिकने के तुरंत बाद, कुछ घंटों के बाद पेमेंट आपके खाते में डाल देगा सीधे आपके। अब आड़ती के पीछे आप नहीं जाते कि माई बाप मुझे 1000 रुपए दीजिए, 10,000 दीजिए। अब आड़ती कहता है भैया आपको मैंने फसल उगाने के लिए, डीजल के लिए, खाद के लिए वो 10,000 दिए थे, मेरा वापस कर दो। तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये किसकी वजह से हुआ? ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से ही हुआ है। जिस चक्रवृद्धि ब्याज की आपने जिक्र किया है, जिस आत्महत्या का आपने जिक्र किया है, ये किसानों के लिए सबसे जो महंगा साबित होता था पहले के समय में। हरियाणा की बात मैं करूं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आते सिर्फ 16 फसलों पर एमएसपी लागू की थी जी, जो 16 ऐसी क्रॉप थी जिन पर उन्होंने एमएसपी को लागू किया, और आज देश का पहला ऐसा राज्य है जो 16 फसलों पर एमएसपी देने का काम करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर किसानों की मांग भी चल रही थी बीच में। लेकिन जो फसलों की एमएसपी होती है उनके जरिए कहीं ना कहीं हरियाणा जो है वो विकास का प्रदेश बनता चला गया। किसान जो है वो कहीं ना कहीं खुशहाल नजर आते हैं। प्रेजेंट के टाइम की अगर बात करें तो किसानों के जो हित में फैसलों की आपने बात की है, तो वो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा किसी और सीएम ने ऐसा नहीं किया था। बिल्कुल। और मैं बता दूं सीएम मनोहर लाल ने क्या किया, जो उनके विरोधी है, जो ये कहते उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीएम विंडो पोर्टल लेके आए। क्योंकि देखिएगा मेरे प्रदेश में अगर डबवाली के छोर से, अगर सिरसा के छोर से, अगर आपको महेंद्रगढ़ नूह के छोर से आना पड़ता है तो 200 से 400 किलोमीटर का सफर पड़ता है। आपको चंडीगढ़ काम से आना पड़ता था, कोई शिकायत थी, कोई परेशानी थी तो आपको चंडीगढ़ पहुंचना होता था, पंचकुला पहुंचना होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? अगर आपको कोई पुलिस परेशान करती है, आपको प्रशासनिक अधिकारी परेशान करता है, तो आप कहां शिकायत लेकर आते थे? दिव्यांशु कहां आते थे? आप चंडीगढ़ पहुंचते थे। अब सीएम साहब ने क्या किया? उन्होंने सीएम विंडो लागू की, ताकि आप कंप्यूटर पर बैठे वहीं अपने क्षेत्र में कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन भेजेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 12 लाख से ज्यादा सीएम विंडो मिली है और 90%, समझिएगा दिव्यांशु, 90% का निपटारा हो चुका है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये उनकी मुख्यमंत्री की एक साफ सोच की वजह से, साफ नियत की वजह से ये हो पाया है। तो कैसे केंद्र ऐसे सीएम को बदलना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं तो पहले कह चुका हूं, इस चीज़ का खंडन कर चुका हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो राजनीतिक मायनों के तौर पर उठाई जा रही हैं, ताकि राजनीतिक बाजारों में इनका जो है वो गर्म किया जाए इन जैसे शब्दों का। क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि भाई 12 लाख से ज़्यादा जो लोगों ने वो सीएम विंडो का हेल्पलाइन सुविधा जो है वो ली है। 90% यानी सीधे समझ सकते हैं आपके 10 लाख से भी ऊपर ज़्यादा केसों का जो वो निपटारा किया गया। इससे साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि भाई जो उनका मानना था कि 3C हम जो है वो क्राइम और कास्ट और करप्शन, उन पर प्रहार करना, वो कहीं ना कहीं उनका कामयाब रहा है। बिल्कुल। और जो दर्शक हमारे ये देख रहे हैं वो भले ही बीजेपी समर्थक हो या ना हो, बीजेपी के कार्यकर्ता ना हो, वो किसी भी पार्टी, किसी भी दल से संबंध रखते हो, किसी की भी नीतियों को वो पसंद करते हैं, वो मुझे एक बात बताइएगा, लाल डोरे पर हमारे घर होते थे, हमारी जमीनें होती थी। लाल डोरा मुक्त किस सरकार ने किया? किस मुख्यमंत्री ने किया? देखिएगा दिव्यांशु, हरियाणा में क्या होता था कि लाल डोरे की जमीनें होती थी जिनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। अब रजिस्ट्री नहीं होगा तो उसके आप मालिक नहीं है, आपका कब्जा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको घर के किसी बेटे को व्यापार शुरू करना है, लोन चाहिए, तो आपको जमीन के जो मकान के कागज है वो मॉर्गेज रखने होते हैं। तो लाल डोरे में जब होती थी उसके कागज होते नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वंचित थे इस सुविधा से, जो बैंकों की तरफ से लोन दिए जाते, उससे हमारे जो युवा साथी हैं वो वंचित थे। प्रदेश सरकार ने
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस समस्या को समझा, गांवों के बीच जाकर समझा, क्योंकि ज्यादातर यह समस्या गांव में आती थी। क्या किया? लाल डोरा मुक्त उस जगह को किया, उन मकानों को किया, और उसके बाद हुआ क्या कि लोगों के लिए नए रास्ते खुले हैं, विकास के नए रास्ते खुले हैं। वो कारोबार कर रहे हैं, वो दुकानें कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रियां अब हमारे गांव देहात में लगने लगी है। और उसके बाद हुआ क्या दिव्यांशु? पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा कि लाल डोरा मुक्त करने की जो परंपरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसको अडॉप्ट किया और पूरे देश में लागू किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है? बताइए भला। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें जो है वो केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। मैं बात करूँ हरियाणा में, तो मैं ये जान के आश्चर्य रहा कि भाई गाँवों तक जो है वो नालियाँ बनी हुई हैं। गाँव तक पानी जो है वो कचरे जो है उनको साफ करने के लिए, मैंने पहले भी कहा कि वो कहीं ना कहीं गाड़ियाँ पहुँचती हैं और उन्हें लेकर जाती हैं, और नालियाँ बनवाकर ये जैसी चीज़ें जो क्या होता था कि गंदे पानी या फिर ये चीज़ें इकट्ठा हो तो वो उनसे क्या होता है कि रोग जो है वो फैलते हैं तेजी से जी। लेकिन हरियाणा में इन चीज़ों को जो वो मुक्त किया जा चुका है, क्योंकि नालियाँ बनवा कर गाँव तक पहुँचाया गया है, जिनके सहारे जो वो गंदा पानी आराम से निकल जाता है। इन चीज़ों की बात की जाए तो मैं इस बात का कभी मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर किसी भी तरह की जो आपत्ति है केंद्र को या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फिलहाल खुश नजर नहीं आ रही है उनसे। ऐसी चीजें कतई नहीं है, वो चीजें केवल एक राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विरोधी कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, जनता के मन में भ्रम फैलाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ठीक नहीं चल रहा है या सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जबकि सूरत और तस्वीर इसके उलट है। अब मैं बताने वाला हूं आपको। आप जानते हैं कि पढ़ी लिखी सरकार, पढ़ी लिखी पंचायती, आपकी पंचायतें हो, पढ़ी लिखी आपकी गांव की पंचायत बने, सरकार बने, उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? इसी मनोहर लाल सरकार ने लड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला उठाया कि पढ़े लिखे पंच सरपंच होंगे तो विकास बेहतर होगा, विकास को, गांव को, उस प्रजातांत्रिक जो एक सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। वरना पहले का तो कल्चर रहा है कि अंगूठा टेक सरपंच बना करते थे। वो थानेदार तो छोड़िए, एक हवलदार से भी बात करने से कतराते थे, डरते थे। ये माहौल बना दिया गया था। गांव के प्रतिनिधि का देखिएगा क्या विडंबना थी कि गांव का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो 2000 का गांव है, चाहे वो 10,000 लोगों का गांव, उसका प्रतिनिधित्व जो कर रहा है वो पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है जो कानून की पेचीदगियां नहीं समझता, वो थाने तक जाना पसंद नहीं करता और उसको प्रधान बना दिया जाता था। यह बदलाव किसने किया? मनोहर सरकार ने किया। और तो और मेरा प्रदेश बदनाम था, घटते लिंगानुपात के लिए बदनाम था। सरकारों ने विकास की बहार किसको समझा? वो इबारत विकास की किसको माना? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े हाईवे निकालना, जमीनें अधिग्रहण करके बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए ताकि मलाई खिलाई जा सके अपने चाहने वालों को, उसको विकास कहा जाता था। लेकिन खट्टर साहब ने घटते लिंगानुपात पर कटाक्ष किया, उस पर चोट की। 851 था दिव्यांशु, अगर आपको ध्यान हो, 851 हमारा लिंगानुपात था। हमारे लड़कों को शादी के लिए बहुएं नहीं मिल रही थी, कहते थे बिहार से लेके आओ, पहाड़ से लेके आओ। 923 वो लिंगानुपात हो गया है अब। तो कहीं ना कहीं ये सरकार सिर्फ फाइनेंशियली कामों को देखने के लिए नहीं रहती, फाइनेंशियली विकास के लिए नहीं, वो नैतिक विकास के लिए, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए सरकार का गठन होता है। वो काम किसने किया? मनोहर सरकार ने किया। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये करके दिखाया। बिल्कुल, बेटियों को पढ़ाने, बेटियों को बचाने की जो आपने योजना की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2012 के घटनाक्रम के अनुसार मैं बता दूं तो 1000 पुरुषों पर 851 जो है वो माना जाता था कि लड़कियां हैं। लेकिन उसके बाद से जो मनोहर लाल की सरकार जब से आई है तब से वर्तमान की स्थिति हो चुकी है कि 923 के भी ऊपर, जो 1000 पुरुषों पर 923 के ऊपर भी जो है वो महिलाएं फिलहाल नजर आ रही हैं। इसका साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कार्य क्षेत्र रहा है मनोहर लाल सरकार की, वो बहुत तेजी से इन चीजों पर भी फोकस किया रहा कि भाई हमें जो है वो कहीं ना कहीं बेटियों को बढ़ावा देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है।
और कहीं ना कहीं इसका जो नतीजा आया कि वो 100 से भी ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं बेटियों की, जो युवतियों की, जो वो थी महिलाओं की, वो बढ़ती चली गई और 1000 पुरुषों पे 923 से भी ज़्यादा वो फिलहाल महिलाएं आ गई। बिल्कुल। देखिएगा, ये अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है। जब से सोशल मीडिया आया है तो कहीं ना कहीं एक चिंगारी भी पूरी आग की तरह, पूरे जंगल की आग की तरह फैल जाती है। और वही हुआ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदलने वाली इस पूरी सीक्वेंस के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे। ये सिवाय अफवाह के कुछ नहीं है। बहुत सारे तथ्य पेश किए जाते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती और वो सबके सामने आती है। लेकिन वो वजह क्या है जिनको आधार बनाकर वो अफवाह फैलाई जा रही है, वो वजह भी मैं बताने वाला हूं। क्या क्या कारण है, कौन कौन से कारण गिनवाए जाते हैं और कौन कौन से चेहरे बताए जाते हैं कि सीएम मनोहर लाल को रिप्लेस करेंगे, उसको परिवर्तित करके कौन चेहरे आने वाले हैं, उन चेहरों पर भी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि चर्चा अभी अधूरी है। आप ये मत समझिएगा कि चर्चा पूरी हो चुकी है, अभी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। कौन कौन से गांव में, कितने गांव में 8 साल में बिजली पहुंची है, कितने रोजगार दिए हैं, उन पर भी मैं आऊंगा। कितना बेटियों को आगे बढ़ाया है, कितना खेलों में आगे बढ़े हैं, वो भी मैं बताऊंगा। क्राइम कितना घटा है, और जो ये जेसीबी चलती है, जो ये खट्टर साहब का बुलडोजर चलने लगा है, उस पर भी मैं आऊंगा। क्योंकि योगी साहब की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सबसे बड़ी ताकत वो बुलडोजर है। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब सीएम मनोहर लाल का भी बुलडोजर चला, क्या उसी से डरकर तो ये अफवाह नहीं फैलाई जा रही, वो भी बताऊंगा। उसके लिए बने रहना होगा, क्योंकि बहुत छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटने वाला हूं और सभी बातों पर मंथन करूंगा। और मेरे साथ मेरे साथी दिव्यांशु भी रहेंगे। फिलहाल के लिए दिव्यांशु, धन्यवाद करूंगा। शुक्रिया आपका। जी जी, तो आप बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि लगातार मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलने की जो अफवाहें हैं वो लगातार चल रही है। या यूं कहा जाए कि अफवाहों का बाजार गर्म है कि हरियाणा के सीएम को बदल दिया जाएगा। बहुत सारे नाम भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे सच्चाई कितनी है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिएगा, खट्टर साहब ने
जो 8 साल में जो कारनामे किए हैं, जो उन्होंने यहाँ पर विकास की नई इबारत गढ़ी है, उसे देखकर नहीं लगता कि हाल फिलहाल उनको बदले जाने के लिए कोई माकूल सा माहौल है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिव्यांशु। दिव्यांशु, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। और आपको बताएंगे कि क्या वजह है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे वो बिंदु हैं जिन पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और बताएंगे कि हरियाणा सरकार ठीक चल रही है और विकास की जो बहार, डबल इंजन की जो सरकार कहते हैं, वो दुरुस्त चल रही है। दिव्यांशु, क्या लगता है जो अफवाहों का बाजार गर्म है, कि जैसे आज पूर्व ओएसडी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के, उन्होंने भी कहा है, जवाहर यादव जी ने भी कहा है कि इस तरह की अफवाहें विरोधियों के द्वारा फैलाई जा रही है, इसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल। मनोहर लाल ने जो, मैं सबसे पहले ये बात कर लूं कि मनोहर लाल 2014 के पहले जो है वो उनका पॉलिटिक्स में कोई किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो पूर्व संघ प्रचारक रह चुके हैं। उसके बाद से वो सत्ता संभालने के लिए जब उनको अचानक से सीएम पद की कमान दे दी जाती है, उन्होंने कैसे कैसे सत्ता को जो है संभाला। लेकिन जो आप वर्तमान की बात कर रहे हैं कि उनके अफवाहों का जो बाजार गर्म है, अफवाह बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसको लेकर मुलाकात भी की है, क्योंकि कई नाम ऐसे चल रहे हैं कि हो सकता है कि अब उनको जो है सत्ता की चाबी उनसे